गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज पद्मा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। आज अगेन कुछ प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हुए हैं और इसमें आज हम देखेंगे शक्ति सत्ता प्रभाव, इन सब से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनको देख ये तो आप वीडियो देख ही रहे हैं। यदि आपने हमारे शुरुआत से वीडियोस नहीं देखे हैं, यानी कि जो मैंने बिहार शिक्षक भर्ती के लिए दी है, अभी रिसेंटली 10 दिनों से दे रही हूं मैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप बिहार शिक्षक भर्ती इस नाम से जो है प्लेलिस्ट लगी हुई है डिस्क्रिप्शन में, या फिर चैनल पे विजिट करके आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक को लेकर के हमने ये पूरी प्लेलिस्ट बनाई है और जो वीडियोस मैं कर रही हूँ इसमें ऐड ऑन करती जा रही हूँ। तो ये पूरी आपकी बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट तैयार हो रही है। सारे वीडियोज आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। प्लस मैराथन नाम से ये पहले बनी थी बट वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इसमें भी है। मैराथन या महामैराथन नाम से कोई एक प्लेलिस्ट और पड़ी होगी डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप अवेल करें। यदि आप मैनेज कर सकते हैं तो उसको भी देखें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इसमें भी हमने रखे थे। और आप हमें जो है टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए पोलपाथ के नाम से बना है हमारा टेलीग्राम, ठीक है। इसके नाम से आप सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी पड़ा होगा, तो आप वहां से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबसे पहले तो सेशन को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको हमारी सारी वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पर टीजीटी पीटी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस और सारे कंटेंट कोर्स वीडियोस निकलते रहते हैं, ठीक है। ये हो गई आपके लिए इंफॉर्मेशन और आज हम देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि अभी आपका टाइम बहुत क्रूशियल है तो हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है। यह कथन किसका है? फाइनर का है, गार्नर का है, विलोबी का है या डायसी का है? तो ये जितने कथन है ये कहीं न कहीं आए हुए हैं, वही मैं उठा करके आप लोगों को दे रही हूँ ताकि कुछ चुनिंदा कथनों से आप वहां पर कॉन्सेंट्रेट कर सके। आपने जो पढ़ाई की है वो तो ठीक है। और तो इसका जो है ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ये फाइनर महोदय के द्वारा ये कथन कहा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो है आप देखें कि यहाँ दो है, डायसी भी हैं और फाइनर भी हैं। तो जो एकात्मक शासन के विषय में फाइनर एवं डायसी के विचार जो हैं विशेष रूप से उल्लेखनीय है, यानी कि एकात्मक शासन के बारे में इन्होंने काफी कुछ विवरण दिया है। फाइनर के अनुसार अगर हम देखें तो एकात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता तथा शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है और जिसकी इच्छा एवं जिसके अधिकारी समस्त क्षेत्र पर कानूनी रूप से शक्तिमान होते हैं। तो ये फाइनर महोदय का जो है मानना है एकात्मक सरकार के बारे में, ठीक है। चलिए देखेंगे। और जबकि डायसी का भी आप सुन लें, डायसी ने एकात्मक सरकार के बारे में कहा है कि एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है, इन्होंने ऐसे बोला है। तो ये दोनों जो महोदय हैं इनका क्या है कि ये एकात्मक शासन के बारे में इनका नाम जो है उल्लेखनीय है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? ऐतिहासिक सिद्धांत है, आदेशात्मक है, प्राकृतिक है या फिर समाजशास्त्री सिद्धांत है? तो देखो जो कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है ये आदेशात्मक सिद्धांत है, ठीक है। और क्योंकि यह जो है सर्वाधिक स्पष्ट और आधुनिक जो लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां हैं उनके अनुरूप है। यदि हम इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक की बात करें तो हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन, बोदा ये सारे आ जाएंगे इसमें। हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन, बोदा ये सभी जो है इसके समर्थकों में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो इसको हम छोड़ देते हैं, ऑप्शन बी हमने पहले ही देख लिया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह कथन किसने कहा है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले? ये किसने कहा है?
अप्पादोराई ने कहा है, आरजी गेटल ने कहा है, डॉक्टर पीएस मोहार ने कहा है या फिर आरएन गिलक्रास्ट ने कहा है। तो ये कथन जो है डॉक्टर पीएस मोहार के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन सी आपकी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। किसने कहा सत्ता ज्यादातर शक्ति के रूप में परिभाषित होती है शक्ति आदेशों के पालन कराने की? क्या है? रॉबर्ट डाहल है और बीच, साइमन और मैकाइवर। तो यहाँ पर जो है ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? मैकाइवर के द्वारा कहा गया है। और मैकाइवर ने जो प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत का खंडन किया है और ऐसा बोला है कि प्रभुसत्ता की कोई असीम शक्ति नहीं हो सकती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसका कथन है कि शक्ति भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है? तो ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, देख लेते हैं। लास्की, लॉर्ड एक्टन, सेबाइन या हीगल? तो ऐसा कहने वाले लॉर्ड एक्टन महोदय हैं। ऑप्शन बी यहाँ आपका जो है राइट हो जाएगा। ये लॉर्ड एक्टन कौन है? अंग्रेज शास्त्री उदारवादी हैं। तो इनका ये भी ध्यान रखना कि ये उदारवादी इतिहासकार हैं। आगे देखेंगे। किसका संबंध शक्ति अभिजन की अवधारणा से है? पेरेटो का है, सी राइट मिल्स का है या मोस्का का है या कार्ल मैनहीम का है? तो किसका शक्ति अभिजन की अवधारणा की बात हो रही है और ये संबंधित है सी राइट मिल्स से। सी राइट मिल्स ने शक्ति अभिजन की अवधारणा दी है और ये कौन है? अमेरिकी विचारक हैं। इनकी पुस्तक की यदि हम बात करें तो पुस्तक है इनकी द पावर इलीट। द पावर इलीट ये इनकी पुस्तक है और आती कब है? 1956 में ये पुस्तक आती है। और इस बुक की बात करें तो इसमें इन्होंने जो अमेरिकी लोकतंत्र है उसकी समीक्षा की थी और बताया था कि अमेरिका में लोकतंत्र एक शर्म है और ये जो है आदर्शों से कोसों दूर है। यहाँ पर लोगों के शासन के बजाय शक्ति अभिजन की शासन, जो शक्ति अभिजन है उनका शासन होता है। तो ये थोड़ा सा आप इस बुक के बारे में एक सार समझ लीजिए क्या इसमें बताया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? तो देखिए ये परिभाषा जो है, देखो ये परिभाषा किसके? रॉबर्ट डाहल के द्वारा दी गई है। रॉबर्ट डाहल ने ये परिभाषा दी है और ये मानवीय संबंधों के जो इन्होंने क्या है लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया है। ये राजनीतिक प्रोफेसर भी रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांतकार भी रहे हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सीले कौन है? तो सीले जो है राज्य के 4 तत्व होते हैं मेन, और उसमें से जो सीले, विलोबी, डिग्वी ये सब क्या मानते हैं? ये सब मानते हैं कि जो है भूभाग निश्चित तत्व नहीं है। ठीक है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे कि सीले उसी से संबंधित कहते हैं। ये कहते हैं भूभाग जो है राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। और गार्नर ने क्या है राज्य की सर्वोच्च परिभाषा दी है। राज्य का उदय और अंत, राजनीति का उदय और अंत कहाँ होता है? राज्य में होता है। ये इनकी परिभाषा है। राजनीति का उदय और अंत राज्य में ही होता है, ये इनकी परिभाषा है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस लेखक के अनुसार शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? लेनिन, स्टालिन, ओपेनहीमर या माओ से तुंग? तो ये भी काफी फेमस है। जो माओ से तुंग है ये इन्हीं का कथन है कि जो है शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ माओ से तुंग से समझ लीजिए कि ये 1949 में इन्हीं के नेतृत्व में जो है चीनी क्रांति होती है। ठीक है, चीन की क्रांति इन्हीं के नेतृत्व में होती है और ये प्रथम राष्ट्राध्यक्ष हैं जो कम्युनिस्ट चीन है उसके। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न कथनों में से कौन सा वैधता का आशय बताता है? यहाँ पर वैधता की आशय की बात हो रही है। पहला है इसका तात्पर्य प्रभावशाली राजनीतिक व्यवस्था से है। बी कह रहा है इसका तात्पर्य है कि ऐसी
आस्था उत्पन्न करना और उसे कायम रखना कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। सी, इसका तात्पर्य उस आस्था से है कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाओं में सुधार करना। इसका तात्पर्य है कि शासन की प्रक्रिया में परिवर्तन लाना। तो यहाँ पर वैधता का आशय आपको बताना है और यहाँ पर जो है बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका ये उपयुक्त है। और आप ये भी जाने कि वैधता की जो सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दी है, तो मैक्स वेबर में, मैक्स वेबर समाजशास्त्री थे ये, ठीक है, मैक्स वेबर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि वैध शक्ति मानी जाती है सत्ता, प्रभाव या छल योजन या फिर बल। वैध शक्ति की बात हो रही कि वैध शक्ति किसे माना जाता है, तो जो सत्ता होती है यानी कि प्राधिकार होता है, इसी को वैध शक्ति माना जाता है। और मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं, करिश्माई, चमत्कारिक और परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता, ठीक है, और करिश्माई या चमत्कारिक, ये दोनों एक हो जाएंगे, ठीक है, दोनों में से करिश्माई या चमत्कारिक ऐसे हो जाएंगे। दूसरा हो जाएगा कि परंपरागत, ठीक है, परंपरागत हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा विवेक या विधि सम्मत, ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा विधि सम्मत। ये मैक्स वेबर ने क्या किया है, 3 प्रकार की सत्ता का इन्होंने उल्लेख किया है। तो यहाँ पर सत्ता जो है वैध शक्ति क्या मानी जाती है, सत्ता, प्राधिकार। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति की अवधारणा के रूप में समूह सिद्धांत मानता है, क्या मानता है, समूह प्रायः स्वायत्त और विनिश्चय निर्माण के स्वतंत्र केंद्र होते हैं। समूह अंतर्निर्भर होते हैं और एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करते हैं। समूहों को वर्चस्ववादी और आश्रित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? सही कथन आपको देखना है और बताना है। तो इसमें जो 3 सेंटेंस दिए हैं, तो इसमें आपका पहला समूह प्रायः स्वायत्त और विनिश्चय निर्माण के स्वतंत्र केंद्र होते हैं, ये भी सही है। और समूह आत्मनिर्भर होते हैं और एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करते हैं, तो ये भी सही है। और तीसरा आपका नहीं, राइट नहीं है, तो यहाँ पर 2 यानी कि पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, गिवन नहीं है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों हमारा जो है राइट हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि जो समूह सिद्धांत की अवधारणा का प्रमुख प्रवक्ता कौन है, तो आर्थर बेंटले हैं। समूह सिद्धांत है, समूह सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता कौन है, आर्थर बेंटले हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, किसके, समूह सिद्धांत, समूह सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता हैं, ये प्रमुख प्रवक्ता आर्थर बेंटले महोदय हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये पहला और दूसरा सही हो रहा है, तीसरा गलत है। क्वेश्चन 13 करें, देखेंगे, शक्ति और सत्ता को होना चाहिए कैसा, अनौचित्यपूर्ण होना चाहिए, औचित्यपूर्ण होना चाहिए, अन्यायपूर्ण होना चाहिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। शक्ति और सत्ता कैसी होनी चाहिए, औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। चलिए आगे देखेंगे, निम्नांकित में से क्या हन्ना आरेंट की शक्ति की संकल्पना से संबंधित नहीं है। नहीं आपको देखना है, यानी कि एक ऑप्शन कोई गलत है, बाकी सारे ठीक हैं। हन्ना आरेंट के से संबंधित आपको ये सारे क्या देखने हैं, सेंटेंस देखने हैं। आत्मपरकताओं की निर्माता, उसके ऊपर है, बी ऑप्शन है, के ऊपर नहीं के प्रति शक्ति, सहमति के रूप में शक्ति, और सामूहिक कार्रवाई के कारण बढ़ी हुई क्षमता। तो इसमें जो है आत्मपरकताओं की निर्माता, ये इनसे संबंधित नहीं है। और हन्ना आरेंट कौन थे, जर्मन अमेरिकी राजनीतिक सिद्धांतकार थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें शक्ति विभाजन सिद्धांत सूचित हुआ है। इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन है, या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, या द स्पिरिट ऑफ लॉज है, या फिर दी पॉलिटिक्स है। तो ये मैंने इसको कई बार आपको बताया है कि इसमें जो है, जो द स्पिरिट ऑफ लॉज है, इसी में क्या है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है। कौन सा सिद्धांत, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है।
ठीक है। और इसी में क्या है, किसके द्वारा दिया गया है, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ये दिया गया है, ठीक है। और तो इसी में जो है कौन सा, जिसमें शक्ति विभाजन, इसमें शक्ति विभाजन, शक्ति के पृथक्करण, यानी कि तीनों जो अंग होंगे, कार्यपालिका, न्यायपालिका एंड विधायिका, ये सब क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी कि इनके क्षेत्र, इनके कार्य जो अलग अलग होंगे, कोई एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होंगे, ठीक है। तो वही बात है, शक्ति विभाजन सिद्धांत इसी में दिया गया है। और ये इसका अगर देखें कि केंद्र क्या है, केंद्र विषय क्या है, तो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता, ये भी क्वेश्चन में आता है, ये इसका केंद्र विषय है, यानी कि आधार है। दी पॉलिटिक्स किसकी है, तो ये अरस्तु की है। और ये जो है जॉन स्टुअर्ट मिल से संबंधित है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। और इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये जेरेमी बेंथम से संबंधित है, बेंथम से संबंधित है। पॉलिटिक्स किसकी है, अरस्तु, ये अरस्तु से संबंधित है। तो ये सभी हैं। और जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है, अगर देखा जाए तो इसका स्पष्ट उदाहरण, सर्वोच्च उदाहरण अमेरिका की शासन व्यवस्था में देखा जा सकता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी, फ्रांस में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, जर्मनी में हुई थी, या फिर अमेरिका में हुई थी। तो ये जो है काफी फेमस क्वेश्चन है, बट उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादातर लोगों को आ ही रहा होगा। तो ये हुई थी इंग्लैंड में, ऑप्शन बी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। और इस क्रांति के बाद क्या है, इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो जाती है, ठीक है। संवैधानिक राजतंत्र यानी कि राजा तो होगा, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा, जो संविधान में नियम, रूल्स, कानून है उसके अकॉर्डिंग चलेगा, अपनी उसकी मनमर्जी नहीं चलेगी। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट हो रहा है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की विशेषता नहीं है, शक्ति संबंधात्मक होती है, शक्ति एक पक्षीय होती है, शक्ति द्विपक्षीय होती है, शक्ति स्थित जन्य होती है। तो कौन सी जो है शक्ति से संबंधित विशेषता नहीं है, पूछ रहा है। नहीं, तो यहाँ पर देखो जो बी ऑप्शन है, शक्ति एक पक्षीय होती है, तो कभी भी शक्ति एक पक्षीय नहीं होती है, शक्ति की संकल्पना कभी भी एक पक्षीय नहीं होती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सही है। सही आपको देखने हैं, संविधान में परिवर्तन, एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित होता है, राजनीतिक संस्थाओं में रूपभेद, या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन। इसमें कूट भी है, और कूट को देख करके आपको आंसर जो है फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर 1 2 है, 2 3 है, 1 2 1 4 है, और 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि यहाँ सारे सेंटेंस सही हैं। किसी प्रकार का ये संविधान का परिवर्तन हो, ये एक शासक दूसरे शासक के द्वारा प्रतिस्थापित होता है, और मतलब ये सारे जितने चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, ये सभी सही हैं क्रांति के संबंध में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है, संप्रभुता है, वैधता है, श्रेष्ठता है, या उपयोगिता है। तो अभी अभी हमने वैधता की बात की थी, तो ये जो निर्भेदक तत्व है क्या हो जाएगा, ये वैधता हो जाएगा। देखो पीजीटी में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, और इनको आप, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनकी जो है ध्यान से इनको देखिए, और नहीं है तो इनका कीवर्ड आप नोट डाउन करते जाइए, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपकी एक जो है कुछ पेजेस में कीवर्ड्स आपके इकट्ठे हो जाएं, लास्ट टाइम में आप इनको देख करके निकलें। तो ये जो है पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन है सारे, टीजीटी और पीजीटी में, ठीक है। ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। और वैधता होता क्या है कि वास्तव में शक्ति एवं सत्ता के बीच जो है कड़ी है, और मानव संबंधों के क्षेत्र में यदि शक्ति को वैधता का सहारा मिल जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, स्थायित्व तो आ जाता है। और शक्ति के सहारे तो कोई पूरी धरती पे राज्य कर सकता है, लेकिन अगर वैधता मिल जाती है तो शासक क्या होता है कि धरती पे शासन करने के साथ साथ लोगों के हृदय पर भी शासन कर सकता है। तो वैधता का ये मतलब निकल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे, एक स्वप्नदर्शी समाजवादी का अर्थ होता है, क्या होता है, जिसके विचार व्यवहारिक हो, जो वर्ग संघर्ष में विश्वास करता हो, जिसके विचार अव्यवहारिक हो,
जो उपयोगितावादी हो। तो स्वप्नदर्शी समाजवादी का अर्थ है यथार्थ से अलग विचार रखना, यानी कि जो रियलिस्टिक है उससे अलग, सपनों की दुनिया में यानी कि एक अलग ही विचार आदर्श पे निर्धारित करना। और कार्ल मार्क्स ने अपने पहले का जो उनका समाज था, समाजवादी थे, उनको स्वप्नदर्शियों की संज्ञा दी है, क्योंकि ये जो है किससे, धरातल से दूर अपने मन को संतोष जो है देने के लिए, वहां पर जो उस समय की दशाएं थी उनको देखकर अपने मन को संतोष देने के लिए मधुर कल्पनाएं करते थे कि जैसे इस स्वप्न लोक में क्या है, धनवान और निर्धन का भेद मिट जाएगा, संपत्ति सबकी साझी हो जाएगी और अन्याय का नामो निशान मिट जाएगा। और अगर हम बात करें स्वप्नदर्शी समाजवादियों में कौन कौन से प्रमुख थे, तो सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियल, रॉबर्ट ओवन, ये जो है इनका नाम जो है ज्यादा आता है। तो सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर और कौन थे, रॉबर्ट ओवन थे। तो रॉबर्ट ओवन जो थे ये काल्पनिक समाजवाद के जनक भी कहे जाते हैं। जो रॉबर्ट ओवन महोदय हैं, तो काल्पनिक समाजवाद या स्वप्नदर्शी समाजवाद के जो है ये जनक भी बोले जाते हैं। ठीक है, जनक किसने, काल्पनिक समाजवाद के जनक बोले जाते हैं रॉबर्ट महोदय। काल्पनिक समाजवाद। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिसके विचार अव्यवहारिक हो, व्यवहारिकता से दूर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वाधिकारवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हिटलर ने किया था, नीत्शे ने किया था, मुसोलिनी ने किया था या फिर लेनिन ने किया था? तो देखो, सर्वाधिकार शब्द का प्रयोग सबसे पहले इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने किया था। ज्यादातर लोगों को पता होगा ये सब। और क्वेश्चन इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो बार बार आएगी, 1000 बार आएगी, तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन हमने रखे हैं। और यदि हम अगर इसको समझना चाहें, थोड़े से नटशेल में समझना चाहें कि सर्वाधिकार है क्या, तो सर्वाधिकार वह राजनीतिक सिद्धांत है, ऐसा है कि जो राज्य की शक्ति को एक ही जगह केंद्रित करने में विश्वास करता है। और क्या कहता है, ये विचारधारा है, ये मानती है कि जो जनता के दैनिक जीवन के समस्त पक्षों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का समर्थन करती है। तो यानी कि जनता की है, उसकी अपनी मर्जी नहीं चलती है इसमें, उसके समस्त पक्षों, जीवन के जितने भी पक्ष हैं उसमें पूर्ण नियंत्रण ये रखती है। यही है सर्वाधिकारवाद। और इसी को जो है बाद में हिटलर ने कहा किया था, जर्मनी में किया था। आगे देखेंगे, समाजवाद शब्दावली का प्रथम प्रयोग हुआ, कब हुआ? कार्ल मार्क्स के द्वारा, प्रिंस क्रोपोटलिन के द्वारा या सेंट साइमन के द्वारा या फिर रॉबर्ट ओवन के द्वारा? समाजवाद का सबसे पहला प्रयोग कौन करता है? तो रॉबर्ट ओवन महोदय करते हैं। ये अंग्रेजी और जो है फ्रांसीसी शब्द सोशलिज्म है, उसका हिंदी रूपांतर है, क्या है? समाजवाद। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवन के विचारों में जो है पाया जाता है। तो समाजवाद का भी आप जो है कॉन्सेप्ट समझ लें। समाजवाद होता क्या है? तो सबसे पहले ये देख लीजिए, आर्थिक सामाजिक दर्शन है। आर्थिक सामाजिक दर्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और उसका वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहता है, यानी कि जो सरकार होती है उसके नियंत्रण में रहता है। और आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक जो है प्रत्यय के तौर पर समाजवाद क्या करता है कि निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। ये कहता है कि जो संपत्ति निजी नहीं होगी, सब कुछ किसका होगा? राष्ट्र का होगा, और राष्ट्र ही उसका जो है नियंत्रण करेगा उस पर और उसका वितरण भी करेगा। तो ये आर्थिक सामाजिक दर्शन है। और निजी संपत्ति का ये विरोध करते हैं। और 3 पॉइंट है इसके। और तीसरा क्या है कि ये जो है सब चीज को राष्ट्रीयकरण पर जोर देते हैं, यानी कि राष्ट्र का नियंत्रण होगा, सरकार का नियंत्रण होगा, तो राष्ट्रीयकरण पर ये जोर देते हैं। चलिए, इतना जो है इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है। आगे देखेंगे, समाजवाद एक टोपी की भांति है जिसे अपनी आकृति खो दी है क्योंकि उसे सभी धारण करते हैं। यह कथन संबंधित है GDH कोल से, CEM जोर्ज से,
या फिर जीबी शाह से या बर्ट्रैंड रसेल से। तो देखो अगर हम इसको टोपी को टॉप कर दें, यहाँ पर टॉप कर देते हैं तो टॉप और जोड मैच कर जाएगा। तो ये इन्हीं का दिया हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। थोड़ा सा सेंटेंस को ऐसे ही किसी वर्ड से रिलेट कर लिया करें, जैसे यहाँ टॉप है, टॉप और जोड थोड़ा सा सिमिलर जो है प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, तो आप इसको टॉप और जोड को मिला सकते हैं, सी इन जोड, ये इन्हीं का कहा हुआ है। आगे देखेंगे हम, यहाँ पर कथन है और उसका जो है रीजन भी दिया गया है। क्या कह रहा है कि उदार संविधान शासकीय शक्तियों के संकेंद्रण पर बल देता है। उसका तर्क क्या देते हैं कि शासकीय शक्तियों का संकेंद्रण स्वेच्छाचारिता की ओर ले जा सकता है। ऑप्शन में है ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है। देख लीजिए ये सारे ऑप्शन है आप। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन एक आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उदार संविधान जो है शास्त्रीय शक्तियों के संकेंद्रण पर नहीं, ये विकेंद्रण पर बल देता है, विकेंद्रण पर बल देता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड तर्क है ये सही है। क्यों? कि शासकीय जो संकेंद्रण हो जाएगा अगर शक्तियों का, तो क्या हो जाएगा कि शासकों को स्वेच्छाचारिता की ओर ले जा सकता है, तो ये सही है, ये राइट है। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या? ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नव वामपंथ का प्रमुख विचारक माना जाता है? शूमेकर, मिल्टन फ्राइडमैन, हर्बर्ट मार्क्यूस या उपयुक्त में से कोई नहीं। नव वामपंथ की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसमें जो है ये जो मार्क्यूस महोदय हैं, इनको नव वामपंथ का प्रमुख विचारक माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर हर्बर्ट मार्क्यूस सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें अन्य कौन से हैं, तो अन्य विचारकों में ये मैक्स हरखाइमर आ जाएंगे। ठीक है, मैक्स हरखाइमर ये आ जाते हैं। और एक दूसरे और हैं, कौन से हैं? थियोडोर एडोर्नो आ जाएंगे इसमें। ये दो और आ जाते हैं। और इन्होंने जो है पूंजीवादी समाज की आलोचना किया है, और इसमें इन्होंने बताया है कि मानव पराया हो गया है, मानवीय स्वतंत्रता विलुप्त हो गई है, और तकनीकी प्रगति के युग में मानव अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं से विमुख हो गया है। तो ये सब नौ वामपंथियों के मेन कॉन्सेप्ट है। और जो है इसके अगर मुख्य प्रमुख विचारकों की बात करें तो हर्बर्ट मार्क्यूस हैं, हरखाइमर हैं, थियोडोर एडोर्नो हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका जो है राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी कौन सी राष्ट्रीय कांग्रेस में यह घोषणा की कि चीन की आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य चीनी लक्षणों के साथ साथ समाजवादी बाजार व्यवस्था स्थापित करना है? 9वीं में किया था, 10वीं में किया था, 11वीं में किया था या फिर 14वीं में किया था? सीधा सीधा ये जो है एनसीईआरटी से उठाया हुआ आपका क्वेश्चन है और इसको आपको जो है बताना है। तो ये जो 14वीं थी इसमें किया गया था। तो देखो चीन जो है आपका पड़ोसी राज्य है और अंतरराष्ट्रीय रिलेशन में इसके क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है उसको क्या बोलते हैं? सीसीपी शॉर्ट में बोलते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को सीसीपी बोलते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? 1921 में होती। किसके जो है सहायता से होती, हेल्प से होती है? तो जो सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी सहायता से संघाई में सीसीपी ने अपनी पहली कांग्रेस का आयोजन किया था। ठीक है, तो संघाई में जो है इसका पहला आयोजन होता है इस पार्टी का। और जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है 14वीं राष्ट्रीय कांग्रेस में इसने 12 से 18 अक्टूबर 1992 को बुलाई गई थी और इसी में ये घोषणा की गई थी। तो ये घोषणा कब की गई थी? 1992 में की गई थी, अक्टूबर 1992 में की गई थी। और 14वीं यहाँ पर दिया गया है, ये 14वीं जो इनकी राष्ट्रीय कांग्रेस मीटिंग थी उसी में जो है ये घोषणा की गई थी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन हमने दे दिया है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन स्वेच्छातंत्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? कौन नहीं करता है? देखो अगर हम देखें कि स्वेच्छातंत्रवाद है क्या, तो स्वेच्छातंत्रवाद ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की पूर्ण स्वायत्तता, स्वतंत्रता इन सब पर बल देता है और ये मानता है कि व्यक्ति को जो है समृद्धि का पूर्ण अवसर देने के लिए उसकी आर्थिक गतिविधियों को सब तरह के प्रतिबंधों से मुक्त रखना चाहिए। स्वेच्छातंत्रवाद के अगर हम बात करें कि विचारक कौन कौन से प्रमुख हैं, तो एफ.ए. हेयक हो जाएंगे,
हेयक हो जाएंगे, ये यहाँ पर हैं। और कौन हो जाएंगे, फ्रीडमैन जो है फ्रीडमैन मैन हो जाते हैं। और रॉबर्ट नॉजिक हो जाएंगे, इसमें नॉजिक भी आ जाएंगे, नॉजिक हो जाएंगे। और आपके जो है ये लास्की महोदय हैं, ये क्या है, स्वेच्छातंत्रवादी नहीं है, ये क्या है, बहुलवादी हैं। ये स्वेच्छातंत्रवादी नहीं है, स्वेच्छातंत्र को ये क्या जो है प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी सभी जो है स्वेच्छातंत्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, बर्निल भी करते हैं, लेकिन प्रमुख की बात करें तो हेयक, फ्रीडमैन, नॉजिक ये जो है प्रमुख हो जाएंगे इसमें। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टी विश्व की समाजवादी पार्टी का अगुवा बताई गई है। कौन सी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी का अगुवा बताई गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटिश लेबर पार्टी, फ्रांस की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इनमें देखो जो ये ब्रिटिश लेबर पार्टी है, इसको जो है विश्व की समाजवादी पार्टियों का अगुवा बताया गया है। और ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय प्रणाली की यह विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक औपचारिक होता है, दूसरा वास्तविक होता है। तो ब्रिटिश लेबर पार्टी जो है अगुवा है विश्व की जो है राजनीतिक पार्टी की। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्य उदार लोकतंत्र के दार्शनिक आधारों से भिन्न है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक आर्थिक न्याय, उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व, राजनीतिक समानता। तो देखो यहाँ पर जो है आप क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करें। एक मूल्य उदार लोकतंत्र के दार्शनिक आधारों से भिन्न है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये राइट हो जाएगा। उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व, ऐसा जो है इसका जो है मूल्य नहीं है जो उदार लोकतंत्र है। उदार लोकतंत्र का जन्म अगर हम देखें कि उद्भव कब होता है, तो ये 17वीं शताब्दी, उदय कब होता है, 17वीं शताब्दी में होता है। ठीक है, और अगर इस विचारधारा का मेन कॉन्सेप्ट देखें तो ये मानता है कि जो है व्यक्ति को लिखने, बोलने, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूरी आजादी होनी चाहिए। जो सरकार के कार्य हैं उनकी जानकारी रखने का पूरा इसको अधिकार होना चाहिए, और सरकार की आलोचना करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये सारी बातों का ये पक्षधर है। ठीक है, 17वीं शताब्दी में इसका उदय होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि यह विचार कि न्याय तथा स्वतंत्रता में घनिष्ठ संबंध है, किससे जुड़ा है, मार्क्सवादियों से, उदारवादियों से, अराजकतावादियों से, या फिर समाजवादियों से। तो ये जुड़ा है उदारवादियों से। स्वतंत्रता और न्याय में घनिष्ठ संबंध है, यह विचार उदारवादियों से जुड़ा है। स्वतंत्रता और कानून के परस्पर संबंध के विषय में यह कहा जाता है कि कानून स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते हैं, वरन स्वतंत्रता की रक्षा और उसमें वृद्धि करते हैं। तो ये जो है उदारवादियों से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है कि समाजवादी राज्य को मानते हैं, क्या मानते हैं, एक आवश्यक बुराई, एक दैवीय संस्था, एक शोषण का उपकरण, और एक सकारात्मक अच्छाई। तो समाजवादी की बात करें यदि हम, तो समाजवादी जो है इसको जो है एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं समाजवादी, किसको, राज्य को। ठीक है, आवश्यक बुराई कौन मानते हैं, ये मानते हैं उदारवादी कि राज्य आवश्यक तो है पर एक उसी के साथ साथ क्या है, बुराई है। आवश्यक क्यों है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। बुरा क्यों है, क्योंकि ये अस्तित्व में आते ही, राज्य जैसे अस्तित्व में आता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को ये बाधित करता है। एक दैवीय संस्था है, तो ये जो है हेगल वगैरह इसमें आ जाएंगे, हेगल ऐसा मानते हैं, और जो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है वो मानता है। एक शोषण का उपकरण है, तो ये ऐसा कौन मानता है, ये मार्क्सवादी मानते हैं, मार्क्सवादी मानते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, किसने कहा कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है, कार्ल पॉपर, एक्टन, लास्की, फुकुयामा। तो ये जो है कार्ल पॉपर ऐसा मानते हैं। कार्ल पॉपर ने इनको मार्क्सवाद को स्वतंत्रता विरोधी माना है, और इसी क्रम में इन्होंने ये कहा है कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है। कार्ल पॉपर के द्वारा ये कहा गया है।
अगला क्वेश्चन क्या है, किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है? लॉक द्वारा कहा गया, हॉबमैन, कांट या फिर रूसो? किसके द्वारा ये बात कही गई है? तो ये जो है हॉबमैन के द्वारा जो ये बात कही गई है, हॉबमैन। यहाँ बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और ये ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कल्याणकारी राज्य क्या है, साम्यवाद और जो व्यक्तिवाद है, इन दोनों से अलग हट करके एक मध्यम मार्ग चुनता है, बीच का रास्ता ये अपनाता है, इसीलिए जो है ऐसा ये हॉबमैन वो बोलते हैं। आगे क्या है, किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? टाटर्स्की ने किया है, एंगल्स ने किया है, स्टालिन ने किया है या फिर मार्क्स ने किया है? तो देखो, एक देश में समाजवाद की स्थापना जो है स्टालिन के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और टाटर्स्की क्या कहते हैं, एक मतलब निरंतर क्रांति का नारा देते हैं। और मार्क्स को क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। देखो, ये जो रूस में लेनिन ने क्या हुआ 1917 में रूसी क्रांति लाते हैं और यहाँ पर जो है समाजवादी क्रांति का संचालन किया है। और समाजवाद को यहाँ से इन्होंने आगे ये बोला कि पूरे विश्व में समाजवाद यहाँ से आगे बढ़ेगा। उसके बाद जो है वहां पर किसके, लेनिन की बात, सत्ता के लिए संघर्ष होता है और स्टालिन उसमें सत्ता को हथियाने में यानी कि पाने में सफल होते हैं। तब ये जो है ये देते हैं, समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं। किसी देश में एक देश में समाजवाद की अवधारणा प्रतिपादित करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस एक को अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है? समाजवाद को, श्रेणी समाजवाद को, व्यक्तिवाद को या फिर श्रमिक संघवाद को? तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, व्यक्तिवाद। क्योंकि व्यक्तिवाद या इसको उदारवाद भी कह सकते हैं, इसका मूल कॉन्सेप्ट ही यही है कि राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके अगर प्रमुख विचारक देखें, लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, मिल, एक्टन, ये सब इसके ये क्या है, प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो, ये श्रेणी समाजवाद, सेमी समाजवाद के कौन जो है प्रतिपादक हैं, प्रवक्ता हैं? तो GDH कोल हैं। और श्रमिक संघवाद की बात करें तो जॉर्ज सोरेल इसके प्रवक्ता हैं। समाजवाद की बात करें तो देखो, काल्पनिक के हो जाएंगे रॉबर्ट ओवन महोदय, वैज्ञानिक समाजवाद के हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, मार्क्स हो जाएंगे। और यदि लोकतांत्रिक की बात करें, लोकतांत्रिक समाजवाद, तो इसके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके नेहरू हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो इसके, क्योंकि इस विचारधारा का जन्म भारत में होता है और इसके प्रवक्ता कौन है, यानी कि इसको जो प्रतिपादित करने वाले नेहरू महोदय हैं, नेहरू जी हैं। ठीक है, तो काल्पनिक के रॉबर्ट ओवन हो जाएंगे और वैज्ञानिक के हो जाएंगे मार्क्स। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो रहा है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य, यद्भाव्यम। तो इसमें जो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य, ये सभी मार्क्सवाद से हैं। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में जो है ये इतिहास की व्याख्या करते हैं, कैसे कैसे जो है हर इतिहास के सभी युगों में क्या रहा, वहां पर कैसे कैसे जो है दो वर्ग रहे, उनके बीच जो है एक के पास बहुत सारा धन संपत्ति था जबकि दूसरा वर्ग जो है शोषित था, ऐसे करके बताते हैं। वर्ग संघर्ष बताते हैं ये कि जो है वर्ग के बीच में संघर्ष चलता रहता। अतिरिक्त मूल्य बताते हैं कि जो लागत और प्रॉफिट के बीच में जो अधिक रुपए आते हैं उसमें सारा रुपया को मालिक रख लेते हैं, पूंजीपति रख लेते हैं, श्रमिकों को नहीं देते हैं। अतिरिक्त मूल्य, जितना लागत लगा, 10 रुपए किसी सामान में लागत है और 20 रुपए की जा रही, तो जो 10 रुपए वो एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसको पूंजीपति पूरा रख लेता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये सभी जो है मार्क्सवाद से संबंधित है, लेकिन जो यद्भाव्यम है ये किसके, उदारवादियों से संबंधित है, ये मार्क्सवादी से संबंधित नहीं है यद्भाव्यम। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवादी है? कौन है? लास्की है, हर्बर्ट स्पेंसर है, मिल्टन फ्रीडमैन है या रॉबर्ट नोजिक है? कौन कौन है इसमें?
कौन जो है सकारात्मक उदारवादी है। यहाँ पर क्या हो, ऑप्शन ए जे लास्की, ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखो सकारात्मक उदारवादी है क्या, तो जो आधुनिक उदारवाद है इसी को सकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। और परंपरागत उदारवाद की अवधारणा ने क्या किया था कि पूंजीवाद का समर्थन किया था, जिसके फलस्वरूप हुआ क्या, वहां के समाज में दो वर्ग, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग उत्पन्न हो गए। और ये जो परंपरागत उदारवादी थे, ये क्या कहते थे कि सरकार गरीबों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध नहीं थी, ऐसा ये मानते थे। जिसके कारण क्या हुआ कि जब गरीबों की दुर्दशा होने लगी तो मार्क्सवाद और साम्यवाद जैसी विचारधाराएं उठ खड़ी हुई। और जब फिर उदारवाद पर संकट आया तो इसने जो है क्या किया, उदारवाद ने अपने अस्तित्व के मिट जाने के डर से उदारवाद ने लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया और निजी संपत्ति पर अंकुश लगाने की वकालत भी की। और इसमें जो सकारात्मक उदारवाद है, इसमें जेएस मिल, टीएच ग्रीन, लास्की, मैकाइवर, हाबहाउस, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। तो कल्याणकारी राज्य पर बल दिया अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल दिया, सकारात्मक स्वतंत्रता, समानता व अधिकारों पर बल दिया, और राज्य के सामाजिक हित के संदर्भ में हस्तक्षेप का समर्थन, यानी कि सामाजिक हित है तो राज्य को हस्तक्षेप कर लेना चाहिए, तो उस संदर्भ में इसको राज्य को हस्तक्षेप करने का भी समर्थन दे दिया। तो ये है सकारात्मक उदारवाद की कहानी। चलिए देखेंगे, स्टडी को कहानी की तरह पढ़ेंगे तो जो है ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप क्वेश्चन में आपकी पकड़ भी बनेगी। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें क्या है, नाजीवाद है, गिल्ड समाजवाद है, फांसीवाद है, फेबियनवाद है। कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि किन किन देशों में जो है इसका जो है प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, ये कहां पर ये स्थापित किए गए थे, तो वो यहाँ आपको बताना है। तो नाजीवाद जो है कहां पर किया गया था ये, तो इसमें सही सुमेलित की बात कर रहा है, तो सही यहाँ सिर्फ एक ही है कि फांसीवाद इटली में स्टैब्लिश किया गया था। और नाजीवाद की बात करें तो आप सभी को पता है ये जर्मनी में किया जाता है, जर्मनी में किया जाता है। गिल्ड समाजवाद की बात करें तो ये ब्रिटेन में किया जाता है, गिल्ड समाजवाद ब्रिटेन में किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, जीडीएच कोल के द्वारा किया जाता है। नाजीवाद हिटलर के द्वारा किया जाता है, और फांसीवाद मुसोलिनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और फेबियनवाद की बात करें कि फेबियनवाद कहाँ किया था, तो ये भी ब्रिटेन में ही होता है, ब्रिटेन में। और इसके कौन है फेबियनवाद के, सिडनी वेब है, सिडनी वेब है। ठीक है, फांसीवाद के कौन है, मुसोलिनी हो जाएंगे, मुसोलिनी हो जाएंगे। गिल्ड समाजवाद के कौन है, कोल, जीडीएच कोल हो जाएंगे। नाजीवाद के हिटलर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ इनके द्वारा ये सब स्टेब्लिश किया गया और यहाँ स्टेब्लिश किया गया, ये राइट है, बाकी यहाँ पर मैंने राइट वाले लिख दिए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो रहा है। सेशन को जो है सभी लोग लाइक कर देंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी इसे, इन वीडियोस को शेयर करेंगे। यदि आपको ये लग रही है कि कुछ इनमें है, वैल्यू है इन वीडियोस में, इन क्वेश्चंस में, इस सेशन में वैल्यू है, तो आप इसको जो है शेयर करें दोस्तों में, लाइक कर दें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। आगे देखेंगे, सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं, और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, ये कथन किसका है, कल्याणकारी राज्य का है, सर्वाधिकारवादियों का है, या फिर प्रजातांत्रिक राज्य का है, या फिर वर्ग व्यवस्था का है। किस प्रकार की जो व्यवस्था है, किस प्रकार का राज्य है, उसका ये वक्तव्य है, तो ये हो जाएगा बी, ये जो है सर्वाधिकारवादी राज्य का मानना है। तो अभी हमने आपको सर्वाधिकारवादी के बारे में बताया था कि ये क्या है कि एक जगह जो है पूरी शक्ति का केंद्रण करके रखता है और लोगों के जीवन के सभी पक्षों पर इसका पूर्ण जो है नियंत्रण स्थापित हो जाता है, यानी कि पूर्ण नियंत्रण रखता है सर्वाधिकारवादी राज्य। जबकि कल्याणकारी राज्य क्या है कि लोगों के कल्याण का, समाज के कल्याण की बात करता है, खासकर जो गरीब दबे कुचले लोग हैं उनके कल्याण की बात करता है। प्रजातांत्रिक में समझते हैं लोकतांत्रिक है, और वर्ग व्यवस्था ये मार्क्स से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है। मुसोलिनी ने कहा है, मार्क्स ने कहा है, हेगल ने कहा है, या फिर माओ ने कहा है। किसके द्वारा ऐसा कहा गया था, तो ये मुसोलिनी के द्वारा कहा गया, बहुत ही फेमस कथन है। मुसोलिनी फांसीवाद के मूल प्रणेता है, ये तो आप सभी को पता है। फांसीवाद
का अगर आंग्ल पर्यायवाची देखें तो फासिज्म है। ठीक है, अगर हम फांसीवाद की, यहाँ मुसोलिनी की बात हो रही है, ऑप्शन ए आप राइट हो गया। तो फांसीवाद का क्या है, फासिज्म है, इसका जो है इंग्लिश वर्ड क्या है, फासिज्म है। और ये इटालियन भाषा के फासियो शब्द से निकला है, ये भी देखेंगे। इटालियन भाषा के फासियो शब्द से ये निकला हुआ है। और ये कौन सा है, ये इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है फासिज्म। तो ये बातें ऐसे भी पूछता है कि किस भाषा से निकला हुआ है, तो ये इटालियन भाषा के फासियो शब्द से निकला है। इसका इंग्लिश पर्यायवाची क्या है, तो फासिज्म है। और इटालियन भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, तो जो लकड़ियों का बंधा हुआ बोझ या गट्ठर होता है, तो इसका फासियो का शब्द क्या होता है, लकड़ियों। इस शब्द से निकला है फासिज्म, फांसीवाद। तो लकड़ियों का बंधा हुआ गट्ठर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये जो है मुसोलिनी से संबंधित कुछ आप विचार सुन लीजिए। इस मुसोलिनी के अनुसार मुसोलिनी क्या सोचते थे कि जो लोग विश्व शांति की बात करते हैं वो कायर हैं, क्योंकि विश्व शांति कभी संभव नहीं। इनसे जो है आपके सेंटेंस बनते हैं, प्रॉपर सेंटेंस बनते हैं। यहाँ से मुसोलिनी के विचारों पे आ जाएंगे कि क्या क्या मुसोलिनी जो है ऐसे उसके विचार क्या थे। तो और ये ऐसा बोलते हैं कि शांत तो एक क्या है, शांत क्या है, एक ऐसे तालाब के समान है जहां पर पानी ठहरता है तो गंदा हो जाता है। जैसे तालाब का पानी ठहर के गंदा होता है, वैसे शांति भी अगर होगी तो वो भी जो है अच्छी नहीं होगी। और बिना युद्ध के कहते हैं कि मनुष्य जाति समाज या राज्य की उन्नति नहीं करता है। तो ये युद्ध को बहुत महत्व देते हैं कि बिना युद्ध की उन्नति होगी ही नहीं। युद्ध का नितांत स्वाभाविक है, यानी कि युद्ध बहुत ही आवश्यक है। मानव जीवन की पूर्णता युद्ध में ही है। ये सब इनकी जो है मेन बातें हैं, इनसे सेंटेंस बन जाते हैं। इसीलिए जो है इन्होंने ऐसा बोला है, पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो कि किसी स्त्री के लिए मातृत्व का है। तो ये सारी बातें इनके युद्ध से संबंधित हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर भी आपकी सूची दी गई है और कोट। तो चलिए हम सूची देखेंगे और कोट देखेंगे। यूटोपियन समाजवाद, फेबियन समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, श्रेणी समाजवाद। तो इनकी बातें हमने काफी बार कर ली है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो श्रेणी जो यूटोपियन समाजवाद हो जाएगा, ये सेंट साइमन हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा फेबियन, किसका है, सिडनी वेब का, अभी अभी हमने बात की थी, थर्ड हो जाएगा। और वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स हो जाएगा। श्रेणी समाजवाद कोल हो जाएंगे, जीडीएच कोल। ठीक है, तो हमारा 4312 ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये सब जो है समाजवाद, इनके प्रवक्ता, ये सब आपको बिल्कुल टंग पर होने चाहिए। आप पीजीटी टीजीटी का देने जा रहे हैं तो आपका ये सिलेबस जो है बिल्कुल आपके तो बिल्कुल ऐसे हैं, हलवा प्रश्न है, इनमें से कुछ आता है तो गलत होना ही नहीं चाहिए। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है, लास्की, लीकॉक, हॉब्स, ग्राहम वॉलस। ग्राहम वॉलस। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, आधुनिक व्यक्तिवाद। सबसे जो है क्वेश्चन का सबसे पहले कीवर्ड पकड़े, कीवर्ड पकड़ेंगे तभी जो है क्वेश्चन को आप राइट एंगल में ले पाएंगे। नहीं तो क्वेश्चन क्या है, वर्डों के साथ बहुत आयोग खेलता है। तो जैसे ही शब्द चेंज होंगे और आपका जो है वहां चेंज होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, ग्राहम वॉलस। ठीक है, थोड़ा सा आधुनिक व्यक्तिवाद क्या है वो भी समझ लीजिए। आधुनिक व्यक्तिवाद जो है वो समूह के लिए स्वतंत्रता की मांग करता है। और आधुनिक व्यक्तिवाद क्या कहता है कि राज्य जो है व्यक्तियों का समूह मात्र है, तथा इसलिए जो व्यक्तिक हित की दृष्टि से जो कुछ भी ठीक है वही सामाजिक और राजकीय हित की दृष्टि से भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो मतलब व्यक्तिक हित को ये बता रहा है कि जो व्यक्तिक हित है जो उसके लिए सही है वही राज्य और समाज के लिए ठीक है, क्योंकि राज्य और समूह क्या है, व्यक्तियों का समूह मात्र ही तो है। ये बात इसकी जो है कॉन्सेप्ट में है। और ये कहता है कि इसके जो अगर हम मेन प्रवर्तकों में देखें, जो मेन समर्थक हैं, तो ग्राहम वालास, बेलांक, मिस फॉलेट, ये सब आ जाएंगे। नॉर्मन एंजिल, ये सारे इसके जो है आधुनिक व्यक्तिवाद के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये नाम भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
इन नामों को जो है आप जैसे ही करते हैं तो आधुनिक व्यक्तिवाद किया, आपने फटाफट इनको रिवाइज कर लिया। नॉर्मन, एंजिल, ग्राहम वालेस, बेलांक, मिस फॉलेट, ऐसे करके 2-4 बार पढ़ लेंगे तो आपका जो है उसमें पकड़ बन जाएगी। और ग्राहम वालास ने अपनी जो है पुस्तक द ग्रेट सोसाइटी में सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की है। इनकी बुक कौन सी है? वालास की द ग्रेट सोसाइटी, द ग्रेट सोसाइटी इनकी पुस्तक है। चलिए देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्सवादी के अनुसार समाज में अन्याय की मुख्य परीक्षा है शोषण, दरिद्रता, धनवंता या उत्पादन का साधन। तो मार्क्सवाद के अनुसार समाज में अन्याय की मुख्य परीक्षा क्या है? तो मार्क्सवाद जिसने पढ़ा होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए, शोषण। क्यों होगा? क्योंकि शोषण को ये मानता है, जो मार्क्सवाद है ये मानता है कि शोषण को वैधानिक बनाने के लिए क्या है, बुजुर्गा वर्ग राज्य को यंत्र के रूप में प्रयोग करता है, और जो शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग है इसके द्वारा क्या होता है, सर्वहारा वर्ग का शोषण किया जाता है। और ये शोषण जो है, इसके द्वारा किया गया शोषण समाज के अन्याय की मुख्य जड़ है, यानी कि ये समाज में अन्याय का एक प्रमुख घटक है जो इनके द्वारा शोषण होता है, किसके? पूंजीपतियों के द्वारा। और राज्य क्या है? इनका यंत्र है, शोषण करने का यंत्र है, ऐसा मार्क्सवादी मानते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है धनवान वर्ग शोषण को वैधानिक बनाने के लिए समय समय अनेक जो है तकनीकें अपनाता रहता है, और इसीलिए जो है मार्क्सवादी ये मानते हैं कि शोषण समाज का अन्याय का मुख्य घटक है, यानी कि अगर शोषण ना हो तो समाज में बहुत ज्यादा अन्याय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है राइट हो रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैज्ञानिक समाजवाद निम्न रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में भी जाना जाता है? मार्क्सवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, अराजकतावाद, उदारतावाद या फासीवाद। तो मार्क्स जो वैज्ञानिक समाजवाद है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था मार्क्स के द्वारा दिया गया था, तो ये मार्क्सवाद हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। वैज्ञानिक समाजवाद मार्क्सवाद के रूप में भी जाना जाता है। और मार्क्स को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता माना जाता है। किसको? मार्क्स महोदय को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं और नीचे जो है ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, पहले सेंटेंस देख लेते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के मार्क्सवाद और उदारवाद दोनों का एक विकल्प उत्तर आधुनिकतावाद के रूप में सामने आया है। किसका? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के मार्क्सवाद और उदारवाद का विकल्प कैसे? आधुनिकता, जो उत्तर आधुनिकतावाद के रूप में सामने आया है। सेकंड कह रहा है कि उत्तर आधुनिकतावादी उदारवाद को उसकी अमूर्त श्रेणियों, सभी लोगों के सार्वभौमिक अधिकारों जैसी श्रेणियों के लिए चुनौती देते हैं और विशिष्ट समूहों जैसे महिलाओं, आदिवासी, अश्वेतों और औपनिवेशिक लोगों आदि के अधिकारों पर जोर देते हैं। तो 2 सेंटेंस है यहाँ पर। अब देख लेते हैं इसको थोड़ा छोटा करके, ऑप्शन देख लेते हैं कि दिए गए कथनों में से सही कथन कौन से हैं? ना तो एक ना ही दो, एक और दो दोनों, केवल एक केवल दो। कौन सा इसमें जो सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो रहा है। ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, दोनों ही सही हैं क्योंकि ये दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल राइट हैं। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 46 का क्या है। यहाँ पर भी जो है आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, दूसरा रीजन यानी कि उसका तर्क दिया जाएगा, और देखते हैं क्या कह रहा है ये। यहाँ पर अभिकथन कह रहा है कि राष्ट्र के 9 उदारवादी आलोचकों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद की अवधि में अपने अस्तित्व के दौरान ना ही भारतीय राज्य विकास हासिल करने में सक्षम हुए और ना ही गरीबी को दूर करने में। ठीक है, और कारण क्या बता रहा है कि उदारीकरण पूर्व चरण यानी कि जो उदारीकरण पूर्व चरण यानी कि 1991 से पूर्व को क्या कहते हैं कि भगवती जैसे 9 उदारवादी द्वारा विकास और प्रति आय की धीमी दर के चरण के रूप में भारत की अपनी आकांक्षाओं के संबंध में कमजोर प्रदर्शन के चरण के रूप में माना है। तो जो ये भगवती जैसे जो 9 उदारवादी हैं ये मानते हैं कि उदारीकरण के यानी कि जो ये 1991 का
जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो नीति अपनाई गई थी, उससे पहले का जो चरण था वो कैसा था कि इनका जो कमजोर प्रदर्शन के चरण के रूप में माना गया है। किसके द्वारा? जो भगवती जैसे नव उदारवादी इनके द्वारा। जो 1991 के बाद की बात नहीं हो रही, इससे पूर्व की बात हो रही है। और ये दोनों ही सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, राइट भी है और सही भी है कि जो ए है और ए और आर इसमें दोनों सही है, और आर जो है क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं गिवन है, इसलिए मैंने बता दिया है। दोनों सही है, आर की सही तरीके से व्याख्या ए कर रहा है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदारवाद की कमजोरी है? एक तरफ यह स्वतंत्रता का झंडा फहराता है और दूसरी तरफ समानता के लिए तर्क देता है। एक तरफ तो यह बाजार आधारित समाज के ढांचे में काम करता है और दूसरी तरफ सबको समान अवसरों का वादा करता है। ऑप्शन में आपके पास है कि दोनों सही हैं। कमजोरी के मामले में आपको बातें बतानी है, तो कौन से कथन उदारवाद की कमजोरी है? तो दोनों है, पहला और दूसरा दोनों है, केवल दूसरा है या केवल पहला है, ना तो एक ना तो दो। तो दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही राइट सेंटेंस दिए गए। इसकी कमजोरी के बारे में, ये इसकी कमियां हैं कि ये तो स्वतंत्रता का झंडा एक तरफ स्वतंत्रता की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, दूसरी तरफ समानता की बात करता है। और क्या करता है कि ये बाजार आधारित ढांचे की बात करता है, दूसरी तरफ सबको समान अवसरों की भी बात करता है। तो ये दोनों ही राइट हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे कि राजनीतिक विज्ञान के अंग्रेज विद्वान ने एक बार लिखा, उदारवाद का वर्णन करना आसान नहीं है और इसे परिभाषित करना तो और भी कठिन है, क्योंकि यह सिद्धांतों का समूह नहीं अपितु दिमाग की आदत है। किसने ऐसा बोला? जॉन लॉक ने, मोशम मेमोनिदेस ने, या हेरोल्ड लॉस्की ने, या थॉमस एक्विनॉस ने? किसके द्वारा जो है ये बोला गया है सेंटेंस? तो ये कथन जो है हेरोल्ड लॉस्की के द्वारा दिया गया है। ये कथन आपको जो है हार्ड लग रहे होंगे क्वेश्चंस, पर ये सभी जो है पीजीटी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको जो है इन पर ध्यान दें। और ऐसा जो है लॉस्की ने क्यों कहा होगा? तो ये इसलिए कहा होगा क्योंकि जो उदारवाद है एक गतिशील विचारधारा है जो देश काल परिस्थिति के अनुरूप बदलती रहती है। तो जिस देश काल परिस्थिति जैसी होती है तो वैसे ही लोग उसके बारे में जो है अपनी विचार हैं वो तब्दील कर लेते हैं। तो ये दिमाग की उपज है, ना कि एक क्या है, क्या समूह नहीं है, सिद्धांतों का समूह नहीं है, क्या है, दिमाग की उपज है। जैसी परिस्थितियां होती हैं, देश काल होता है, उसी अकॉर्डिंग लोग इसके बारे में अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। सेशन को क्या करेंगे कि सभी लोग लाइक करेंगे। सबसे पहले जितने भी लोग जुड़े हैं अभी तक लाइक नहीं किया है तो वो सेशन को लाइक कर देंगे और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है आपका जो कि आपको करना होता है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेंगे। मार्क्सवादी सिद्धांत के आने के पीछे मूल कारण क्या है? स्वतंत्रता क्रांति के लिए, आम जनता को प्रेरित करने के लिए, देश का संविधान तैयार करने के लिए, 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान पूंजीवाद के दुष्प्रभाव, एक विशेष धर्म का समर्थन करने के लिए। तो मार्क्सवादी सिद्धांत के आने के पीछे मूल कारण क्या है? हमने अभी अभी जो है इसको डिस्कस किया था। तो क्या हमने बताया था कि जो 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान जब पूंजीवाद बहुत उसके जो है दुष्प्रभाव, कमजोर लोगों को मतलब वहां पर शोषण करना उनका, ये सब चीजें जब बहुत बढ़ गई, तब फिर उसके दुष्प्रभाव, पूंजीवाद का जो दुष्प्रभाव था, दुष्परिणाम था, उसके फलस्वरूप मार्क्सवाद, साम्यवाद, ये सारी विचारधाराएं उठ खड़ी हुई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है आपका राइट हो जाएगा। और यदि मार्क्स की बात करें कि मार्क्स ये क्यों लाते हैं, तो उनका जो है पूंजीवाद को खत्म करके हम जो है क्या करना चाहते हैं कि ये जो सरवारा है इसका भला करना चाहते हैं। और ये कहते हैं कि इसका एकमात्र समाधान क्या है? क्रांति के माध्यम से पूंजीवाद का समापन हो जाए और सरवारा वर्ग का जो है वहां पर, यानी कि जो है सबका वहां संसाधन पर सबका साझा नियंत्रण हो जाना चाहिए। ये इसका जो है समाधान निकालते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि समाजवाद के सिद्धांत का तर्क है कि सामान्य सामाजिक कल्याण निम्नलिखित में से किसका परिणाम होगा? समाजवाद की बात हो रही है। समाजवाद के सिद्धांत का तर्क है निजी संपत्ति का उन्मूलन, संपत्ति का पुनर्वितरण, व्यक्तिगत हित का अधिकतम कारणों।
तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। व्यक्तिगत हित का अधिकतम करोड़ों। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि समाजवाद कैसी विचारधारा है? ये ऐसी विचारधारा है कि जो राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानती है, उत्पादन और वितरण के साधन पर राज्य का नियंत्रण का समर्थन करती है। ठीक है, एक समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहती है और इसके लिए परिवर्तन भी लाना चाहती है, लेकिन संवैधानिक साधनों, जो संवैधानिक तरीके हैं, इनके द्वारा, ना कि क्रांति और हिंसा इन सब चीज पर विश्वास नहीं करती है। और ये मानती है कि जो है समाजवाद समाज का विकास करना चाहता है, क्योंकि समाज के विकास में व्यक्ति का विकास अंतर्निहित है। इससे व्यक्तिगत हित स्वयं ही पूरा हो जाएगा। तो व्यक्तिगत हित का अधिकतम करोड़ों, यानी कि जब समाज का विकास होगा तो सभी के व्यक्तिगत हित भी उसी में फुलफिल हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो, समाजवाद के अकॉर्डिंग जो है ये यहाँ पर सबसे बेटर ऑप्शन यही निकल करके आ रहा है, ऑप्शन सी। तो आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे और मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ शाम की क्लास में, शाम के सेशन में। जितने भी लोग देख रहे हैं तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। ठीक है, यदि आपको ये क्लासेस, ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, यानी कि यहाँ से कुछ आपको लगता है कि फायदा हो रहा है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। फर्स्ट बार आप हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। और ऐसे ही यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अभी पूरी सीरीज बाकी है, तो नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लें और ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि अभी जो है बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ही ये प्रैक्टिस, मैराथन और टॉपिक वाइज हमारी सीरीज जा रही है, तो ये सभी आपको मिलती रहेंगी, जो कि वेरी बेनिफिशियल है इस एग्जाम के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। जिन्होंने कम पढ़ाई की है उनके लिए भी ये अच्छी है, क्योंकि उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है, और जिन्होंने पढ़ाई की है तो उनका यहाँ पर एक क्विक रिवीजन हो रहा है इंपॉर्टेंट चीजों का। तो ये सभी के लिए वेरी वेरी बेनिफिशियल क्लास है, तो आप इसको स्किप ना करें, इसको मिस ना करें। इसके लिए जो है सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें। ठीक है, मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। हैव अ ग्रेट लाइफ। जय हिंद, जय भारत।